ट्रायंगल चल रहा था ना अपना 6.4. Yes, sir. 6.4 लास्ट एक्सरसाइज हो गया है क्या? Yes. Yes, sir. पूरी एक्सरसाइज दे रखी थी होमवर्क में, कहाँ से क्या था? हाँ सर पूरी एक्सरसाइज होमवर्क थी। आई थिंक कुछ तो डिस्कस हो गए थे, मुझे 4 हाँ, याद आ रहा है। क्वेश्चन 1 to 6 क्लास में की थी Okay. और चल। आगे का होमवर्क था। पूछो डाउट्स अपने। सर आज सर ना मैं क्वेश्चन कैमरा ऑन 8 नहीं में कर डायग्राम। पाऊंगी। ओके स्वास्थ्य का। हाँ सोहानी क्या बोला? सर क्वेश्चन 8 में डायग्राम बनेगा सर, तो कैसे? क्वेश्चन यस सर, मेरे को भी नहीं आया। लेट्स से a street light bulb is fixed on a pole 6 meter above the level of the street. If a woman of height 1.5 meter cast a shadow of 3 meter, find how far she is away from the base of pole. अब ये तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला सर क्वेश्चन है, वुमेन की एक्चुअल पोजीशन तो दे ही नहीं रखी, मतलब कहाँ पर है? वही तो निकालनी है। ये एक पोल है, यहाँ से कोई लाइट आ रही है, कहीं वुमेन खड़ी होगी, मान लो यहाँ पर खड़ी हुई है। अगर वो ऐसे कहीं खड़ी है तो लाइट उसके ऊपर आ रही होगी तो शैडो कैसे बनेगी? या तो शैडो बनने का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को नहीं क्लियर है। अगर ऐसे लाइट आ रही है तो शैडो कुछ ऐसे बनेगी। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, वुमन को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये वुमन खड़ी है, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग ऑन, जैसे लाइट का एंगल मान लो फिक्स है, तो कोई जैसे मैंने वुमन को यहाँ खड़ा किया है तो उसके शैडो की लेंथ इतनी आई है। कोई मान लो लेट्स से कोई इधर खड़ा होता तो उसके लिए लाइट क्या होती? लाइट ऐसे आ रही होती तो उसकी शैडो ऐसे बन रही होती। कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता था। तो अभी ये सीन बन रहा है, तो इसमें 6 मीटर ये है पोल, इस पर लाइट लगी है, 6 मीटर हो गया। और वुमेन की हाइट है 1.5 मीटर, ये 1.5 हो गया। लेंथ ऑफ शैडो भी आई थिंक दे रखी है, लेंथ ऑफ शैडो है इसकी 3 मीटर। 3 मीटर, तो ये 3 दे रखा है। पूछ रहा है कितना दूर खड़ी है, ये लेंथ पूछ रहा है। अभी डायग्राम का तो समझ में आ गया होगा, सिमिलर हाँ ट्रायंगल सर अब हो जाएगा। ऐसे लगा देंगे 3/3 प्लस x इज इक्वल टू 1.5/6। तो आई थिंक x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो 9 मीटर अवे खड़ी है जो वुमन है वो पोल से। नेक्स्ट नेक्स्ट आउट क्वेश्चन 12. In a quadrilateral ABCD, angle A plus D is equal to 90. Prove that this plus this plus this. Let's say एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो एंगल्स का सम 90 दे रखा है, तो इट गिव्स अस हिंट कि कहीं ना कहीं कुछ पाइथागोरस वाला सिस्टम हो सकता है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं। डू नॉट थिंक इट इज द ट्रेपेजियम, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। इसमें a प्लस डी 90 है, तो a b c और d, इन दोनों एंगल का सम 90 है और हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। पहले तो जो लाने हैं उनको ड्रॉ भी कर लेते हैं। AC स्क्वायर किसी तरह से हमें लाना है पिक्चर में और BD स्क्वायर लाना है, ठीक है भाई। अगर इसमें हिंट भी दे रखी है कि AB और CD को आगे बढ़ा दो। ये हमें वैसे भी हमारे दिमाग में आना चाहिए क्योंकि वी नीड टू यूज दिस गिवन थिंग। A प्लस D 90 है, तो कोई ट्रायंगल ऐसा ढूंढो तो जहां पर तीसरा एंगल 90 मिल जाए। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें A और D पूरे पूरे एंगल हो, ताकि उनका सम 90 और तीसरा जो एंगल बनेगा तो फिर बचा हुआ वो 90 हो जाएगा। तो AB को आगे बढ़ा दिया गया और DC को आगे बढ़ा दिया गया। नाउ वी कैन श्योरली से कि ये जो एंगल बनेगा दैट वुड बी 90 डिग्री। एग्रीड? नाउ अगर ये 90 तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं। इसको मैं E बोल देता हूँ। तो बाई पाइथागोरस AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। नाउ देखो हमें आंसर में AD स्क्वायर तो लाना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें हमें क्या नहीं लाना है, ना हमें AE लाना है ना हमें DE लाना है।
एंड लाना क्या है, AC लाना है, BD लाना है, ओके, और BC भी लाना है। नाउ से AE स्क्वायर के साथ भी AE स्क्वायर को हम किसी और तरीके से लिख सकते हैं। AE square plus EC square is equal to AC square. ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, AEC। Yes, sir. AEC पे ध्यान दो। इसका फायदा क्या है कि इसमें AC भी आ रहा है और हमें AC आंसर में लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं AE स्क्वायर को लिख दूंगा, ये बेस काइंड ऑफ हो गया ना, तो AC हमारा हाइपोटेन्यूज, AC square AC plus स्क्वायर CC square. माइनस CE स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी देखो AC हमारा आंसर वाला आ गया, CE को भी देखते हैं कैसे हैंडल हो सकता है। इसी तरह से हम DE स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, किस ट्रायंगल में ध्यान दें, DBE। DBE, क्योंकि उससे फिर BD आ जाएगा पिक्चर में। तो हम DE स्क्वायर लिख सकते हैं BD स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हमारे आंसर का ही पार्ट है। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो बन जाएगा BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हमारे AD स्क्वायर, वो भी आंसर में लाना था। अभी देखो BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को भी कुछ लिख सकते हैं, BC square. BC स्क्वायर। आ गया आंसर, ये तो आंसर था। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जो BC स्क्वायर उसको RHS में ले जाओ, इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या पूरा पाइथागोरस का गेम था। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आउट कौन सा, क्या बोला, सर मेरे को कोई डाउट नहीं है और। अच्छा, बाकी लोगों को कोई और डाउट 12th के अलावा, 12th के बाद आ गए सारे, थोड़ा टेढ़े बड़े क्वेश्चन है, तुम लोग क्या सोल्यूशन वगैरह मिल गए क्या? नहीं सर, हो गए थे। अच्छा, वेरी नाइस, सर हो गए थे। इट लुक्स लाइक द प्रिपरेशन इज इन द राइट डायरेक्शन। ओके, थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं इनमें, किसी को भी डाउट हो पूछ लो अभी। सर 15th में मेरा आंसर आ गया था, पर ना वो बहुत लंबा हुआ है, तो आप एक बार बताओ। लंबा होगा ये सर ये मतलब थोड़ा आप एक बार 15th बता दो, मेरा निकल गया पर अजीब से निकला। लेट्स सी, कोई नोट तो नहीं करा था ना 12th? कह रहा है कि O is the point of intersection of diagonals AC and BD। एक ट्रेपेजियम है, उसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है। ये किसी और के प्री बोर्ड चल रहे हैं सक्षम के अलावा? आस्था के चल रहे थे, ऋषभ के भी चल रहे हैं? हाँ सर, मैं भूल गया था कल डालना, मैं डाल दूंगा आज। अच्छा अच्छा, नहीं कैसे हो रहे हैं, कैसे फीलिंग आ रही है? ठीक है, अच्छे हो रहे हैं। अब थोड़ा टाइम में मैनेजमेंट थोड़ा गलत जाता है तो। अच्छा ठीक है, तो यही टाइम सब सीखने का और प्रैक्टिस करने का, ये कहाँ पर कमी रह रही है, कमियां होंगी तो अच्छी बात है वो, ताकि बोर्ड में वो गलतियां बाई चांस ना हो जाए। ओके, AC और BD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, जहां पर ABCD के पैरेलल ऑब्वियसली। थ्रू O अ लाइन सेगमेंट PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई है, जो कि ऑफ कोर्स दोनों के ही पैरेलल हो जाएगी, एक के पैरेलल दे रखी है PQ। तो हमें प्रूफ करना है कि PO इज इक्वल टू QO, PO और QO इक्वल है, ठीक है। तो ये देखो, ट्रायंगल AOP और ACD सिमिलर होंगे, पैरेलल लाइन है, सिमिलर हो जाता है छोटा वाला और बड़ा वाला। AOP और ACD मैं ऐसे रेशो ले रहा हूं ताकि PO इन्वॉल्व हो जाए, तो PO अपॉन CD इक्वल हो जाएगा AO अपॉन AC के।
यस सर। ठीक है। ऐसे ही देखो मैं वो ट्रायंगल लूंगा जिसमें AO और AC इन्वॉल्व हो, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। तो आप ट्रायंगल पकड़ो COQ, ऊपर में छोटा वाला और बड़ा वाला CAB, COQ एंड CAB। इसमें मेरा पर्पस है AO और AC। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ AO अपॉन AC। देखो ऑर्डर का ध्यान रखना, पहले मैंने AO लिया है और AB फिर upon AQ। अच्छा, फिर मैं पूरी साइड नहीं ले पाऊंगा, रुक जाओ। AO और AC लेना है। मैं लेना चाह रहा हूँ ये। उल्टा ट्रायंगल लेने का फायदा नहीं, लंबी प्रोसेस हो जाएगी। चलो एक बार को हम, वैसे आई होप यू नो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब CO अपॉन AC, क्या ये इक्वल होगा? अच्छा ठीक है, वैसे लिख देते हैं OQ अपॉन AB के। नहीं, मैं तो ऊपर वाला ट्रायंगल लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिया है AO अपॉन AC लेना था, OC अपॉन BC ले लो, OQ CO अपॉन AC ले रहा हूँ, और हाँ, और CO, ठीक है, आई थिंक ठीक ही ले रहे थे। CO अपॉन AC इक्वल होगा AQ अपॉन AB के। तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि या वो +1 -1 करके yes sir AO अपॉन AC क्या इक्वल होगा BQ अपॉन BC के? एग्री कर रहे हैं सब लोग? Yes sir। AO नीचे वाला पोर्शन और पूरा पोर्शन राइट साइड में, सॉरी, हाँ राइट साइड में BQ और नीचे वाला पोर्शन और पूरा पोर्शन। तो इन दोनों को कंपेयर करके हमें क्या मिल जाएगा? अगर हम इन दोनों के ये कंपेयर करेंगे, ये इक्वल है तो ऑफ भी इक्वल है, तो PO अपॉन CD इक्वल आ गया BQ अपॉन BC के। Yes sir। ठीक है, BQ अपॉन BC। ओके, अब हम हमारा पर्पस है OQ लाना, तो हमें दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, या फिर BQ और BC ये इक्वल होगा BO और BD के, जिसका हमें कोई काम नहीं, यही इक्वल होगा OQ और, हाँ ठीक है। अभी देखो इस दूसरे ट्रायंगल में BCD और BOQ में, क्या इस ट्रायंगल में BQ अपॉन BC इक्वल हो जाएगा OQ अपॉन CD के? ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल पूरा, यस सर। Yes sir। ठीक है। तो देखो BQ अपॉन BC दोनों तरफ है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, आंसर आ गया हमारा। PO अपॉन CD इक्वल आ गया QO अपॉन CD के, CD कैंसिल, तो PO और QO इक्वल आ गया। ऐसे क्या था तुमने स्वास्थ्य का? नो सर। सर एक बार 14th क्वेश्चन भी बता दो। बता दो, नोट कर लो जिसको नोट करना हो। सर आप म्यूट पे हो। सर आप म्यूटेड हो। यस सर। यहाँ से आया कि AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR के। AB हमें पता ही है, PQ को हम PQ ही लिखा रहने देते हैं, AC हमें पता है और PR को हम PR लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, PQ अपॉन PR की वैल्यू आ गई, दैट इज 6/15, Yes जिसको हम sir। बोल सकते हैं, ऐसे अगर लिखा रहने दें तो कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं PQ अपॉन QR कितना आ गया, क्या वो 6/9 आ गया? PQ अपॉन PR पूरा, ये 6 आया है रेशियो में और ये 15 आया है, तो सिर्फ QR 9 आ जाएगा ना? यस सर। यस सर। अभी प्रोसेस समझ गए हैं? इसी प्रोसेस से क्या अगला वाला भी 12 आ जाएगा, PQ 6 QR यस सर 9 और ऐसे ही RS 12, सेम रेशियो में आ रहे हैं क्योंकि
ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं आ रही है, रेशियो आ रहा है, तो इसको हम 6x ले लेते हैं, ये 9x हो जाएगा और ये 12x हो जाएगा। पूरा हमें दे ही रखा है 36, तो सबको ऐड कर दो, 12 + 9 + 6, दैट शुड बी 36 हो जाएगा। 36 हो रहा है, 36 नहीं 27 27x इज इक्वल टू 36, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, 4/3। x आ जाएगा तो सारी लेंथ आ जाएंगी फिर। यस 8 Yes, 12 sir. 16 8 आया PQ। जो भी है। सर हाँ सर एक ना जैसे आर.डी. शर्मा में जैसे एक ना प्रॉपर्टी थी कि ऑल द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज फॉलो बीपीटी करके, और उसमें ना ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे और सब में उन्होंने डायरेक्टली रेशियो कर लिया था, उन्होंने डायरेक्टली लिख लिया था कि AB is to BC is to CD will always be equal to PQ is समझ to गया, QR समझ is to RS। यार हम तो डायरेक्टली हम नहीं वैसे करेंगे, डायरेक्ट लिख समझ सकते गया मैं तुम्हारी को, तुम कह रहे हो डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हाँ सर। अब हमारे एनसीईआरटी में नहीं है डायरेक्ट, तो हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसीलिए बस एक बार कर देना, इसलिए मैंने एक ही लाइन किया, पर सिमिलरली लिख देना कि सिमिलरली PQ अपॉन RS 6:12 आ जाएगा। एक बार तो करना ही पड़ेगा यार। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। बस सर। सर और नहीं है। ओके, तो हमारा ये चैप्टर हो गया रिवीजन में ओवर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज हमारा शेड्यूल हमने बना लिया था। मैं चैप्टर्स का बताता हूँ, पहले 2 टेस्ट में हम क्या प्लान कर रहे हैं। सो मैथ के लिए आई वाज प्लानिंग पहले टेस्ट में चैप्टर 1, 5 एंड 10। 1 is real numbers, 5 is AP, 10 I think is circle. Sir. Will that be okay? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो सर रिवीजन 10th कंस्ट्रक्शन नहीं है? 10 मैं भूल गया, मैंने कुछ सोच समझ Sir, के 10 circles हैं. सर्कल्स है आई गेस, देख लेते हैं। Yes, sir. Constructions 11 हैं. सर्कल है, ठीक है। तो अपना रिवीजन फिर इसी स्टाइल में करते हैं। अभी आई एम थिंकिंग कि 13 दिसंबर से कर लेते हैं। विल दैट बी फाइन? 1 टेस्ट सीरीज 13, हाँ टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमें टाइम चाहिए होता है अप्रोक्सीमेटली, ये मान लो 1.5 मंथ का। तो हम 13 दिसंबर से करेंगे तो जनवरी एंड में खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। Okay, sir. या फरवरी भी चलाने तुम लोग। सर तो वो ऑनलाइन ही होगी क्या? सिचुएशन देखेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो अवर प्लान है इसकी बुला लेंगे, बाकी अभी नहीं बता सकते, जनवरी में ही बताएंगे। ओके सर। ओके सर। Okay, sir. सर टेस्ट सीरीज दिसंबर से होंगी ना स्टार्ट? हाँ मैं Sir, 13 December. दिसंबर में प्लान कर रहा हूँ और पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, इज दैट अ गुड डे? सर एक्चुअली प्री बोर्ड्स 11th से स्टार्ट हो रहा है। Pre-boards 11 से start हो रहे हैं। Yes, sir. तो 11. अबे इतने स्कूल हैं, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। तो अच्छी बात है ना, जब इस प्री बोर्ड के लिए तो ठीक है, पूरा ठीक है, पढ़ोगे ही, दिसंबर। तो एक टेस्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है सर, ले लेना। है ना। बात तो एक ही है, अलग अलग सिलेबस थोड़ी पढ़ना है, सेम सिलेबस ही तो पढ़ना है। सर क्या अगर दोनों बैचेस का सेम वैसे होगा ना? किसका? दोनों बैचेस का? हाँ, बोर्ड का हो रहा है तो सेम ही होगा ऑफ कोर्स। साइंस में पहला टेस्ट चैप्टर 1, 6 एंड 12 में, आई थिंक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का फर्स्ट चैप्टर है शायद ये, चैप्टर 1, 6 एंड 12, ठीक है। खैर एनीवे जब मैं शेयर कर दूंगा तो उसी अकॉर्डिंग सब लोग प्लान करना। इफ यू वांट आई कैन डिले इट अ बिट, बट वो फिर फरवरी तक खींचेगी, इज दैट? ठीक है, ऐसे ही। थोड़ा मार्जिन भी ले लेते हैं, बाई चांस एक आध टेस्ट इधर उधर हुआ तो एटलीस्ट हमारे पास टाइम है उसको ठीक करने का, ठीक है। Okay, हाँ ऐसा sir. कोई बात नहीं, प्री बोर्ड चल रहे हैं तो चलने दो ना, अब तो बस एग्जाम ही देने हैं। ओके, सो शुड वी स्टार्ट एपी? सर एपी डिसाइडेड हुआ था पिछली क्लास अच्छा में। एपी डिसाइड हुआ था, मैं तो भूल भी गया। ठीक है, एपी कर लेते हैं। आई थिंक इसमें जो सिलेबस कट हुआ है दैट इज Sir, I think so. सम ऑफ वाला फॉर्मूला। Yes, sir.
आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ का है, ये थोड़ी पूरा पूरा हट गया है। सर पूरा नहीं हटा है, बस उसका वो जो वो बड़े वाले जो थे जैसे। बड़े वाले प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम लोग जिसके पास बुक है खोल लें। अभी मैं समरी बता रहा हूँ, जिसको सुननी है सुननी, जिसको नहीं सुननी है काम करना सर शुरू। आप पीडीएफ शेयर कर दो पहले एक बार। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। एबी में क्या डिलीट हुआ है? एपी में डिलीट हुआ है सिर्फ सम पे जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि बड़े वाले क्वेश्चन पे बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे सम पे बेस्ड, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। तो दैट इज गुड फॉर यू। ऑल्दो इनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, कौन सा क्वेश्चन बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, पूरा कर लेते हैं, कितना ही होगा यार। ओके सर। ठीक है, ऑल्दो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो रेलेवेंट नहीं है, एनीवे फिर भी देख लेते हैं, मैं बता दूंगा अगर कुछ छोड़ना होगा तो। अभी करना शुरू करो, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं दे कैन स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। स्टार्ट करो, देखते हैं कितनी हो पा रही है। जिन्हें पढ़ना है वो लेट्स सी। ओके, तो एपी हमारा छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं, दैट इज nth टर्म ऑफ एपी, ये जनरल टर्म, और दूसरा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो एक एपी क्या होती है सबको याद होगा। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हमें एपी का कोई भी दो टर्म मिल जाए, वी कैन टेल द होल एपी। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे तो हम डिफरेंस उनका लेके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया तो फिर ऐड करके अगला टर्म आता रहेगा और सब्ट्रैक्ट करके पिछला टर्म आता रहेगा। कॉमन डिफरेंस कई बार हम भूल जाते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी इर्रेशनल। वो सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, इसका कोई ये मतलब नहीं कि वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। सबको फॉर्मूला याद होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, जनरल टर्म ऑफ द एपी। यहां भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ए एन का मतलब क्या है? इट इज टेलिंग यू अ पर्टिकुलर टर्म। इसमें a इंटू एन नहीं है इसका मतलब, या n की वैल्यू कोई वैसे नहीं डालनी है कि ये पोजीशन ऑफ द टर्म बता रहा है कि किस टर्म की बात हो रही है, ये वाला n। अगर मैं a10 बोल रहा हूँ मतलब 10th टर्म की बात हो रही है। a50 बोल रहा हूँ तो 50th टर्म की बात हो रही है। ये n मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये n और an, ध्यान रखना कि an इज टेलिंग यू द पोजीशन ऑफ द नंबर, और यहाँ n नॉर्मल नंबर है जो कि कैलकुलेशन में यूज हो रहा है। कई बार एपी का जनरल टर्म गिवन होता है, कई बार गिवन होता है कि एपी है an इज इक्वल टू 4n-3 और फिर कुछ पूछता है। इसमें गलती नहीं करना, ये अगर दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो हमें पूरी एपी पता है, इसमें वैल्यू डालते जाओ और तुम्हें टर्म्स मिलते जाएंगे। n इज इक्वल टू 1 डालोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 डालोगे सेकंड टर्म आएगा, n इज इक्वल टू 10 डालोगे 10th टर्म आ जाएगा। तो अगर कॉमन डिफरेंस पूछा गया है तो फर्स्ट और सेकंड टर्म निकाल लो और उनका डिफरेंस ले लो। कभी कभी फॉर्मूला एस एन का गिवन होता है, जो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी है, विच इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये चांस वैसे कम मिलता है हमें यूज करने का, ज्यादातर क्या मिलता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ कभी कभी क्वेश्चन में एस एन का फॉर्मूला दे रखा होता है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन एज 2n square and let's see minus n, ऐसा कुछ। ठीक है, इन दैट केस इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क है। पहले क्वेश्चन में ये तुम्हें एपी का nth टर्म दे रखा है, इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। n की वैल्यू डालोगे तो एपी के टर्म्स मिलने लगते हैं। 1 डाला तो फर्स्ट टर्म, 2 डाला तो सेकंड टर्म। जब एसएन का फॉर्मूला गिवन हो तो तुम्हें डायरेक्टली एपी के टर्म्स नहीं मिलने हैं, यहाँ तुम्हें सम ऑफ फ्यू टर्म्स मिलना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 डालेंगे विच विल गिव अस फर्स्ट टर्म। वैसे तो सम ऑफ वन टर्म दे रहा है, सम ऑफ वन टर्म
मीन्स फर्स्ट टर्म। तो जब 1 डालते हैं तो फर्स्ट टर्म मिल जाता है। ठीक है, आज तो मैं शुरुआत आगे पीछे कर दूंगा, डोंट वरी। n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 2 माइनस 1, 1 आ गया, दैट गिव्स अस सम ऑफ वन टर्म विच इज ऑल्सो फर्स्ट टर्म। जब हम n इज इक्वल टू 2 डालेंगे, इट इज नॉट गिविंग अस सेकेंड टर्म, इट इज गिविंग अस सम ऑफ टू टर्म्स, जो कि हो जाएगा 6। We know sum of two terms is a1 plus a2. We know the first term. So from here we can find the second term. Sum of two term में first term हटा दोगे, second term ही तो बचेगा। तो a2 क्या हो जाएगा, 6 minus 1 जो कि 5 है। एक बार ये मालूम चल गया, फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म 5 है, फिर तो ये पूरी एपी मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, फिर बचा ही क्या। ठीक है, बाकी Yes, sir. सिर्फ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट और कोई नया नहीं है एपी में। तो करो सब लोग क्वेश्चन, वी विल। फिर सैंपल क्वेश्चंस भी कर लेना। हाँ, सम सिलेबस से नहीं हटा है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स हटी हैं। सर समझ नहीं सर, सैंपल क्वेश्चन जो यहाँ ऊपर दिया। ना ना ना, सीधे फर्स्ट एक्सरसाइज से करना शुरू करो ना। ठीक है। So ask your doubts from first exercise. सर एक भी नहीं है। किसी का कोई डाउट? नो सर। सर 7th बता दो। हाँ, डोंट हेजिटेट कि कोई नहीं पूछ रहा तो मैं भी ना पूछूं, कोई भी छोटा सा डाउट हो बिल्कुल पूछो। 7 देखो क्या कह रहा है कि if second term of AP is 13, fifth term is 25, what is the seventh term? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड टर्म एपी का 13 है तो क्या लिखेंगे हर्षिता? क्या सर? क्या लिखेंगे अगर सेकेंड टर्म 13 सर है? आवाज क्रैश हो रही है। सेकेंड टर्म 13 है तो क्या लिखेंगे हम? इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सर a2 is equals to 13। बिल्कुल ठीक है, फिर a2 को कैसे लिख देंगे? an का फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला लगाओ an का। यहाँ n2 है, यस सर। लगाओ। सर a2 is equals to a plus 2 minus 1 इंटू डी, तो 1d तो हो जाएगा। और d। डायरेक्टली सोच सकते हो, फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन है a5 25 है, इसको कैसे लिखेंगे? अगली लाइन। a5 is equals to a plus 5 minus 1 into d। a प्लस 4d हो गया ना, a मतलब plus 4d हो जाएगा। बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल Yes, sir. करना आता है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3d इज इक्वल टू माइनस 12, तो d इज इक्वल टू 4। 4। d 4 है, वैल्यू रखेंगे तो a 9 आ जाएगा। Yes, sir. ठीक है, सर 14th क्वेश्चन में मैथमेटिशियन का नाम क्या है? अरे सर यार, गॉस है ना, गॉस। हाँ सर, यही वाला मेरे को भी डाउट है सर इसमें थोड़ा सा। मुझे भी इसमें डाउट है। सर गॉस है, ये मेरा कल ही पेपर में आया था सर, GAU वाला है पक्का। 100 नेचुरल नंबर्स किसने किया था? तो आज सर, किसी के इसका पास हार्ड क्वेश्चन कॉपी बोर्ड में रखी है क्या? सर गॉस है, मैं बोल रही हूँ। जाओ, किसी के पास हार्ड गॉस कॉपी है। हार्ड कॉपी ने किसी ने चेक किया फाइनल आंसर? मैंने कल ही किया था, मानो ही मत। मान रहा हूँ, तुमने बुक से चेक किया था ना? हाँ सर। ठीक है, गॉस लगा लो सब लोग आंसर। सर इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं? यार आता तो नहीं है कभी, लेकिन क्या पता।
सर तो फिर ये पढ़कर जाए ऐसे? तो एग्जाम्पलर में आ गया है तो उसको आप ये थोड़ी बोलोगे, इतना सबने गॉस गॉस बोल दिया, आई नहीं डोंट सर, गिव जैसे इसका किसी और का ना क्वेश्चन है। और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं पढ़ना। अगर वहीं बुक में मेंशन मतलब क्वेश्चन ये मेंशन बाय चांस हो गया तो ठीक है, अलग से ऐसा नहीं कि अब सारे बैठ के हम नाम याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ एक्सरसाइज में? सर मुझे क्वेश्चन 11 में डाउट है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि two APs have same common difference. The first term of one of these is -1 and that of other is -8. The difference between their fourth term. अच्छा, इसको एक जनरल कॉन्सेप्ट की तरह याद रखो कि अगर दो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम बोल रहा है तो उनके हर करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस सेम होगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो दो एपी है, एक एपी का फर्स्ट टर्म 10 है, एक का है 100, ठीक है। बोला गया कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब मान लेते हैं कि दोनों का कॉमन डिफरेंस 5 मान लेते हैं, तो ये एपी क्या हो गई 10, 15, 20, 30 सॉरी 20, 25, 30 ऐसे चलती रहेगी। यस बीच वाली एपी कैसे चलेगी, 105, 110, 115, 120, ठीक है। अब देखो इनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखो, दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 90। सर 90। सेकंड टर्म का 90। सर 90। थर्ड का 90। सर 90। दोनों के 20th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 90। 90। दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, 90। बात समझ गए हम। क्योंकि क्या हो रहा है Yes, sir. भाई, दोनों एपी में सेम नंबर ऐड हो रहा है हर एक टर्म के लिए, तो गैप में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो किसी भी कोई भी टर्म मिल गया तुम्हें, उसने बोल दिया कि यार उनके फिफ्थ टर्म का डिफरेंस इतना है, तो जो फिफ्थ का है वही सारे टर्म्स का है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है पर तो डिफरेंस कहीं टर्म्स के बीच का डिफरेंस तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो यही Yes, है sir. क्वेश्चन 11। अगर सेम कॉमन डिफरेंस है, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एक का -1 है और दूसरे का -8 है, तो बताओ फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 7। तो यही हर टर्म के बीच का डिफरेंस रहेगा, तो अगर फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो उनका भी 7 ही रहेगा। Okay, sir. Thank you. और कोई? No, sir. तो आई गेस सेकंड भी ऑलमोस्ट कई लोगों की हो गई है, सेकंड नहीं होगी अभी। ऑल सबकी नहीं हुई लेकिन कई लोगों की हो गई है। सेकंड भी छोटी सी एक्सरसाइज बनाई थी, छोटे सवाल ही है। यस सर, अभी Very शुरू करना Yes, है। sir. ठीक है, तो हम फिर होमवर्क में क्या करेंगे, सेकंड तो कंप्लीट कर ही लेंगे, थर्ड के कितने क्वेश्चन कर लोगे ये बताओ। सर पहले 2 या 3। कौन है थोड़ा तेज करना है, दूसरे बैच में 5-6 चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं। सर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 कितनी बड़ी है, कुछ बड़ी नहीं है, 35 क्वेश्चंस है। पागल हो गए हो क्या, थर्ड एक्सरसाइज की बात कर रही हो तुम, सेकंड की थोड़ी कर रही हो। अच्छा हाँ 1 से 10 कर लेंगे, छोटे क्वेश्चन, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। 5.2 कंप्लीट एंड 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 कर लेंगे। कोशिश करना है कि बस एक क्लास और लें और इसको खत्म करें हम। ओके सर। ठीक है, फिर यहीं से हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे आज के Sir, लिए। question number 1 से 10 तक, right? 5.3 में 1 से 10 तक और 5.2 पूरी, Okay, sir. ठीक है। Thank you. चलो आज इतना ही, टेस्ट नहीं तुम्हारा कल, अपना काम कंप्लीट कर लेना, अपने प्री बोर्ड की तैयारी कोई उनका चल रहा है। चलो दैट्स ऑल गाइस, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.